हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आई एम वेरी श्योर कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं 20 मिनट 25 मिनट्स और 30 मिनट्स के अंदर कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, जो आपके लिए लास्ट मोमेंट में ड्यूरिंग द एग्जाम आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, सेम मैं सिक्योरिटी लॉज में भी करूंगा और सेम मैं SMCF के पेपर के लिए भी करूंगा। ठीक है, तो ये वाली जो वीडियो है दैट इज फॉर CAFM। और CAFM के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजन, जिसको हम ऑल्टरनेटिवली मार्जिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, जो कि एज पर योर न्यू स्टडी मटेरियल दिस इज चैप्टर नंबर 19। ठीक है जी, अब इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े थे ये सारे मैं रिवाइज कराऊंगा एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि अगर मैं उससे रिलेटेड आपको एक दो क्वेश्चंस भी साथ साथ करवा सकूं, सो दैट आप जब रिवाइज करें तो आपको बहुत इजीली ये चैप्टर समझ आए। तो अगर आपको याद हो ना, तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है कि कभी भी अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो आपको डिसीजन कैसे लेना होता है। तो अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है ना बेटा, तो उसके लिए हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स होती हैं। एक टेक्निक का नाम था मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, और दूसरी टेक्निक का नाम था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगर कोई बच्चा जो ओल्ड सिलेबस में पेपर दे चुका है और उसका क्लियर नहीं हुआ था, वो अब न्यू सिलेबस में पेपर देने जा रहा है, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि घबराना मत इस चैप्टर से। आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से पढ़ा हुआ है, तो जस्ट आप यही समझिएगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग का रिवीजन चल रहा है, नाम सिर्फ चेंज किया गया ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजन, राइट। ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, ये दो अप्रोचेस होती हैं। तो ओल्ड सिलेबस में ना ये दोनों अप्रोचेस हम पढ़ते थे, अब न्यू सिलेबस के अंदर आपको ये काट दिया गया है, तो सिर्फ आपको पढ़नी कौन सी है, मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच ही पढ़नी है। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच, आइए थोड़ा सा समझते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच, अगर आपको याद हो तो टोटल कॉस्ट जो है उसके दो टुकड़े होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट होता है और एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है। ये अप्रोच ये मान के चलती है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना वो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। ठीक है, ये क्या होती है, प्रोडक्ट कॉस्ट, यानी कि जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें हम सिर्फ VC को ही कंसीडर करते हैं, वेयर एज जो FC होती है उसको ये लोग बोलते हैं एज पीरियड कॉस्ट। सो अकॉर्डिंग टू देम टोटल कॉस्ट के दो टुकड़े हैं, VC और FC, जिसमें से VC आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है, चार्ज किया जाता है ऑन प्रोडक्ट, लेकिन FC जो है वो एक पीरियड कॉस्ट है जिसको हम प्रोडक्ट पे चार्ज ना करके, याद करो इसको हम क्या पढ़ते थे, राइट ऑफ करते हैं एंड में। यानी कि इस कॉस्ट को आपको क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है, P&L से राइट ऑफ करना होता है। तो अभी समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इफ यू रिमेंबर, तो हम लोगों ने एक इनकम स्टेटमेंट बनानी सीखी थी। एंड व्हाट वाज दैट इनकम स्टेटमेंट, इफ यू रिमेंबर, सबसे पहले हम कंसिडरेशन में लेते थे रेवेन्यू, ठीक है ना, और रेवेन्यू में से पहले माइनस करते थे वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपको याद हो तो डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट को आप नाम देते थे कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, क्या नाम देते थे, कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर इस कॉन्ट्रीब्यूशन से आप माइनस करते थे फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपको मिल जाता था प्रॉफिट्स। इसको हम कई बार EBIT भी बोलते थे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिट। याद आ रहा है। तो बेसिकली ये एक इनकम स्टेटमेंट आपने बनानी सीखी थी इस चैप्टर के अंदर, जो ये कहता है कि VC और FC को हमेशा अलग अलग माइनस करना होता है। पहले VC माइनस करते हैं और बाद में हम FC माइनस करते हैं। इज दैट क्लियर? ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है जी, और इसको आप प्रॉफिट ही बोला करो। ठीक है, इसको आप सीधा नाम क्या दिया करो, प्रॉफिट। सिंपली बस इसको प्रॉफिट का नाम देना है। ठीक है बेटा, ठीक है सर। अब ध्यान से समझना जरा, अगर आपको याद हो तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट रेलेवेंट नहीं होता, शॉर्ट टर्म में हमेशा कंट्रीब्यूशन रेलेवेंट होता है। क्या रेलेवेंट होता है, कंट्रीब्यूशन। और इसीलिए ये चैप्टर कंट्रीब्यूशन का रेवेन्यू के साथ रिलेशनशिप निकालने में बहुत बिलीव करता है। तो ये कहता है कि किसी भी बिजनेस में ये मत चेक करो कि उस कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, बट हां ये जरूर चेक करो कि उस कंपनी में प्रोडक्ट पे मार्जिन कितना है। तो उसी को हम यहां पे बोलते थे कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और अगर हम इसको टेक्निकली बोले तो इसको बोलते हैं PVR, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। बोलो,
प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, वेरी गुड। और अगर मेरे को ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकालना पड़ जाए तो कौन बताएगा, रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड नेट सेल्स। तो यहां पे फॉर्मूला बनेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100। सारे बच्चे प्लीज फॉर्मूले नोट करते रहना, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। आई एम श्योर आपको आते होंगे, बिकॉज इट्स अ बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है, आपने पढ़ लिया होगा, बट स्टिल अगर किसी ने नहीं लिखे तो वो साथ साथ लिखता रहेगा। तो पहला जो फॉर्मूला है दैट इज पीवीआर, व्हिच इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड नेट सेल्स। द फॉर्मूला इज कंट्रीब्यूशन अपॉन नेट सेल इनटू 100। ब्यूटीफुल सर। अगला जो इसके अंदर हमें समझना है वो क्या है, ध्यान से देखेंगे। आफ्टर पीवीआर जो सेकंड चीज आपको यहां पे पढ़ाई गई थी दैट वाज ब्रेक इवन पॉइंट। सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता था, एक ऐसा पॉइंट जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। हमने ये फॉर्मूले सारे डिराइव करे हुए हैं क्लास में। सपोज करो मेरा रेवेन्यू है 100 रुपए, मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 40, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है 60 और मेरी एफसी है 6000। सोच के देखो कि अगर मुझे एक प्रोडक्ट से 60 रुपए का मार्जिन मिलता है और मेरी एफसी कितनी है 6000, तो कैन यू टेल मी कि मुझे कितना माल बेचना पड़ेगा ताकि मुझे ब्रेक इवन आ जाए। यस बिल्कुल सही बोला आपने सर, आपको कितना माल बेचना पड़ेगा कि आपकी एफसी रिकवर हो जाए और आप ब्रेक इवन पे आ जाए। तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है एफसी अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहां पे एफसी कितना है मेरा 6000 डिवाइड बाय 60, तो यानी कि 6000 डिवाइड बाय 60 अगर मैं कर दूं तो इसको बोलेंगे 100। तो क्या 100 यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी टू गेट ब्रेक इवन पॉइंट। बहुत बढ़िया। सो ब्रेक इवन पाने के लिए कितना माल बेचना पड़ेगा, 100 यूनिट्स बेचना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर। अगर आपको याद हो तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें रुपीस में निकालना होता था तो हमने एक तरीका पढ़ा था कि हम एफसी को डिवाइड बाय क्या करते थे, पीवीआर करते थे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो अगर आप नीचे पीवीआर से डिवाइड करेंगे आंसर रुपीस में आ जाएगा, अगर आप नीचे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे यू विल गेट आंसर इन यूनिट्स। ब्यूटीफुल। तो ये तीन फॉर्मूले हमें समझ में आ गए होंगे। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर एक कंपनी को मान लो पीवीआर बेटर करना हो, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मेरा मार्जिन बेहतर हो। कैसे बेहतर होगा कौन बताएगा, वेरी गुड वेरी गुड, सही बोल रहे हो। या तो सेलिंग प्राइस बढ़ाकर या वेरिएबल कॉस्ट घटाकर। सो दो तरीके हैं मार्जिन बढ़ाने के। अगर आपके पापा कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका मार्जिन बढ़ जाए तो उनको आप क्या सजेशन दोगे कि आप पापा एक काम करो ना, सेलिंग प्राइस बढ़ा दो, या पापा एक काम करो वीसी जो है वो कम कर लो। वेरी गुड। ऐसी अगर कोई बंदा अपने ब्रेक इवन को इंप्रूव करना चाहे, अब बच्चा कहता है सर ये क्या होता है, सोच के देखो, जितनी जल्दी ब्रेक इवन आएगा क्या उतनी जल्दी क्या मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, बिल्कुल। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा ब्रेक इवन जल्द से जल्द आ जाए। तो बेटा वो कैसे आएगा, वेरी सिंपल। इंप्रूवमेंट ऑफ ब्रेक इवन के लिए या तो आप अपने फिक्स्ड कॉस्ट को रिड्यूस करो या फिर आप अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को बढ़ाओ। सो देयर आर टू थिंग्स नाउ। आप कंपनीज के अंदर जब भी डिसीजन मेकिंग करते हो तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि कंपनी का मार्जिन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का करंट ब्रेक इवन क्या है। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर कंपनी मार्जिन बढ़ाना चाहती है तो कैसे बढ़ेगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर कंपनी अपने ब्रेक इवन पॉइंट को इंप्रूव करना चाहती है यानी कि रिड्यूस करना चाहती है तो उसके लिए कंपनी को क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, राइट। चलिए बहुत बढ़िया सर। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी पढ़े थे। सर हमने यहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट्स, सेल्स टू अर्न डीपी, सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, यानी कि कितना माल बेचें कि हम लोग कुछ प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट को कमा सके। तो ध्यान से देखेंगे क्या करते थे हम। इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया गया था, सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सेल्स इज इक्वल टू एफसी प्लस डीपी अपॉन में पीवीआर। बेटा याद रखना जब मैं डिवाइड बाय पीवीआर करता हूं आंसर रुपीस में आएगा, और अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर यूनिट्स में आएगा। ठीक है जी। तो अगर मेरे से कोई पूछे व्हाट इज द सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, द फॉर्मूला इज एफसी प्लस डीपी अपॉन में पीवीआर, और अगर मेरा आंसर यूनिट्स में पूछेगा तो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वेरी गुड। लेट्स डू वन वेरी सिंपल सा क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट जो मैंने कराए। सपोज करो एक कंपनी का जो सेल है ना वो है 10-20 लाख रुपए, कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट है 60%, है ना, अज्यूम करते हैं, और कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट जो है 4 लाख रुपए है। ठीक है। माय क्वेश्चन टू यू इज कि आप सबसे पहले मुझे ये बताओ
कि कंपनी के अंदर पीवीआर कितना होगा, कंपनी के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा। तो वेरी सिंपल। अच्छा, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ है उनको मालूम होगा कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को हम 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी बोलते हैं। इसका मतलब अगर 60% मेरी कॉस्ट है तो क्या 40% मेरा मार्जिन होगा। सोच के देखो, अगर किसी प्रोडक्ट में आपकी 60% कॉस्ट है तो फिर आपका मार्जिन कितना है दोस्तों? सर आपका मार्जिन होगा, कमन कमन कमन, कितना मार्जिन होगा उसके अंदर? वेरी गुड, जल्दी बताओ ना, बोल दो कितना मार्जिन होगा? 40%। वेरी गुड। और ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते थे हम? सर एफ सी अपॉन में पीवीआर करेंगे तो आंसर रुपीस में आ जाएगा। अब एफ सी कितना है यहाँ पे? 4 लाख। पीवीआर कितना है? 0.4। तो ब्रेक इवन कितने पे आ जाएगा? 10 लाख पे। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल। सो मेरे ख्याल से सिंपल हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और पूछ लेता हूं, बताओ कितने की सेल्स हम करें टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 10 लाख रुपए? मतलब मैं 10 लाख कमाना चाहता हूं, तो बताओ मैं कितने की सेल करूं? तो वेरी सिंपल, कैसे करोगे बेटा? सेल्स टू अर्न डीपी इज इक्वल टू एफ सी प्लस डीपी अपॉन में पीवीआर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एफ सी कितना है? 10 लाख ना, एफ सी 4 है, डिजायर्ड प्रॉफिट 10 है, डिवाइड बाय 0.40। ठीक है, तो 14 लाख डिवाइड बाय 0.40, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। यहां तक क्लियर हो गया या नहीं? जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से। तो हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट सीख लिए? सर पीवीआर क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, और हमने ये भी सीख लिया कि व्हाट इज हाउ टू गेट सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। सर एक ना क्वेश्चन एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है, याद करो कौन सा वाला, कि जब पीवीआर को एक ऑल्टरनेटिव तरीके से निकाला जाता है और आपको जो इंफॉर्मेशन दी जाती है ना, वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? याद करना सर, याद करा याद करा याद करा। सर हमें ना सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट, बस ये दो डाटा दिए होते हैं दो अलग अलग पीरियड्स के अंदर, और आपसे दुनिया जान के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन पीवीआर निकालो, दूसरा क्वेश्चन एफसी निकालो, तीसरा क्वेश्चन ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। तो ये इतने सारे क्वेश्चन और भी पूछ सकता है वो। फाइंड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपए। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो वो आपसे ऐसे पूछ सकता है। तो इसको कैसे करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। सपोज करो क्वेश्चन 1 इसमें आपको सेल्स दी हुई है 10 लाख और आपका प्रॉफिट है 2 लाख, है ना, अज्यूम कर लेते हैं, और सेल हमारी डबल हो गई और हमारा जो प्रॉफिट था वो भी बढ़ गया। तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है और आपसे ये सारे सवाल पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फटाफट से। सपोज करो कि एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे -2 लिखा हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि 10 लाख की सेल पे नेगेटिव आ रहा हो, यानी कि लॉस आ रहा हो, और 20 लाख पे आपको प्रॉफिट आ जाए। तो यहां पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? अगेन दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपने क्या करना है, पीवीआर। पीवीआर का फॉर्मूला क्या होता है बता दो सर? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स। अच्छा सर, याद आ गया, पीवीआर के दो फॉर्मूले पढ़े थे हमने। एक पढ़ा था हमने कंट्रीब्यूशन अपॉन नेट सेल इनटू 100, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। ठीक है जी, इनटू 100। अब यहां पे मुझे बताओ चेंज इन प्रॉफिट्स कितना है? तो चेंज इन प्रॉफिट कितना आएगा? 6 माइनस -2 अपॉन में चेंज इन सेल कितना है? 10 लाख इनटू 100। तो व्हेन यू विल सी दिस, तो ये आएगा 8 लाख। ये समझ आया मैंने क्या करा? चेंज इन प्रॉफिट का मतलब क्या? 6 माइनस -2, तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 80%। तो पहला क्वेश्चन हो गया पीवीआर 80%, राइट। फिर निकालना है एफसी। याद करो एफसी निकालने का तरीका क्या था? हमने ऐसे पढ़ा था, किसी भी एक ईयर के डाटा को पिक कर लो। सपोज आपने सेकेंड ईयर को पिक कर लिया, सेल्स दी हुई है 20 लाख और आपको पीवीआर भी मालूम है कितना? 80%। इसका क्या मतलब था? कंपनी विल अर्न कंट्रीब्यूशन ऑफ 80% ऑफ सेल्स, यानी कि 16 लाख का हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा। इसमें से माइनस करेंगे एफसी, तो क्या प्रॉफिट आ जाएगा? प्रॉफिट पहले से गिवन है कितना? 6 लाख। एफसी को एक्स ले लो, तो क्या ये बैलेंसिंग फिगर 10 लाख आ जाएगी? यस और नो? 16 माइनस 10, तो एफसी आ गया कितना? 10। पीवीआर आ गया कितना? 80%।
फिर पूछा है ब्रेक इवन, अब तो लल्लू क्वेश्चन हो गया। वो क्या होता है, एफ सी अपॉन में पीवीआर, यानी कि 10 लाख अपॉन में 0.8 हो जाएगा ये भी, ठीक है। और सेल्स टू अर्न डीपी का फॉर्मूला क्या है, एफ सी प्लस डीपी अपॉन में पीवीआर। लो जी, आई एम होपिंग फॉर जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ाए ऑल डन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गए हैं। ठीक है सर, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, तो इसलिए प्लीज अच्छे से इसको कर लीजिएगा। अगला जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बच्चों को परेशान करता है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नाउ व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, याद करो, जितना ब्रेक इवन से ऊपर आप काम करते हो क्या वो एमओएस होता है। यस सर, इसका फॉर्मूला बताओ क्या था सर? इसका फॉर्मूला था एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। दिस विल गिव यू एमओएस। दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका, प्रॉफिट अपॉन पीवीआर। ये बेटा मार्क करते रहना जरा प्लीज। या फिर 1 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन परसेंटेज। कई बार ऐसे दिया होता है ना, ब्रेक इवन 40% है तो एमओएस कितना होगा, 60%। ठीक है जी, ये तीनों फॉर्मूले नोट कर लीजिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल में होता क्या, याद करो, इट इज सेल्स ओवर एंड अबव ब्रेक इवन सेल्स। बोला, सेल्स ओवर एंड अबव ब्रेक इवन सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है जी, लेट्स डू वन क्वेश्चन नाउ। पहला क्वेश्चन, मान लो ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है 60%, टेल मी व्हाट इज एमओएस। दूसरा क्वेश्चन, मान लो कंपनी की एक्चुअल सेल्स है 50 लाख, कंपनी का एफसी 20 है और कंपनी का जो पीवीआर है मान लो वो है 50%। आपको बताना है ब्रेक इवन कितना है, आपको बताना है कंपनी का एमओएस कितना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है, तो तीसरा प्रश्न ये है, कंपनी इज हैविंग प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपीज, कंपनी का पीवीआर है 40%, बताओ कंपनी का एमओएस क्या है। ठीक है, एक मैं आपको और बता देता हूं। ठीक है, कंपनी का एमओएस है 40%। ठीक है, कंपनी की सेल्स जो है वो है 20 लाख रुपए, कंपनी का पीवीआर दिया हुआ है 40 नहीं 50 कर लेते हैं इसको। तो ये सब क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन में ऐसे दिए हुए आएंगे जब भी एमओएस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो मुझे बताओ ब्रेक इवन 60 तो एमओएस कितना, 40। इजी। यहां पर अगर मैं पूछूं ब्रेक इवन क्या है तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एफ सी अपॉन में पीवीआर, 20 लाख अपॉन में 0.5 यानी कि 40 लाख। एमओएस क्या है, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन। एक्चुअल कितनी है 50, ब्रेक इवन कितनी है 40, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया 10 लाख। यहां पर एमओएस पूछूंगा तो प्रॉफिट अपॉन पीवीआर, 5 लाख रुपए। यहां तक क्लियर है? अब ये थोड़ा सा देखना है आपने, देखो कैसे निकालेंगे। एमओएस 40% है, सेल 20 लाख है, पीवीआर कितना है 50%। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है एमओएस है 40%, सेल कितनी है 20 लाख। पहले तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं पहले क्या है। ठीक है, प्लीज सुन लीजिए पहले आराम से। आप मुझे बताओ, आपने ये पढ़ा कि प्रॉफिट अपॉन पीवीआर एमओएस होता है, यही पूछा, और इसमें निकालना क्या है, फाइंड प्रॉफिट्स। हमने ये फॉर्मूला देखा, प्रॉफिट अपॉन पीवीआर इज एमओएस। एमओएस कितना है 40%, किसका, सेल का। प्रॉफिट आपको निकालना है पीवीआर 0.5 गिवन, सेल के बदले में लिखो 20 लाख।
20 लाख का 40%, 8 लाख इंटू 0.5। लो जी, प्रॉफिट आ गया 4 लाख। फिनिश। इजी। सर एक बार दोबारा बताना। देखो ये फॉर्मूला तो मैंने बताया ही है ना। तो प्रॉफिट निकालना है, लेट इट बी एक्स। पीवीआर आपको गिवन है, तो एमओएस चाहिए बस। एमओएस कितना है? 40%। 40% किसका? सेल का। सेल दी होगी हमेशा। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार ना वो मजे ले ले आपसे, आपको वो दे दे ब्रेक इवन 0.60%, सेल दे दे 100 lakhs और पीवीआर दे दे 40%। फिर से पूछ ले फाइंड करो प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बताओ? सेम, प्रॉफिट अपॉन पीवीआर एमओएस के बराबर। प्रॉफिट अपॉन पीवीआर, पीवीआर है 0.4। एमओएस कैसे निकलेगी? ब्रेक इवन 60 है तो एमओएस कितना होगा? 40। पहले वाले में बता दिया था ना, बस हो गया। 40 किसका? सेल का। प्रॉफिट आ गया 16 लाख। खत्म। समझ आ गया? तो याद रखना, ये जो दो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, एक एमओएस वाला और एक जहां पर दो अलग अलग पीरियड्स का आपको सेल और साथ में क्या दिया होता है? प्रॉफिट। ये दोनों क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना स्टडी मैट भी देखोगे ना, तो यू विल फाइंड इट कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्या सबको क्लियर है या नहीं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अरे बोल दो ना भैया। ओ भैया। लेट मी चेक अगर कुछ और टॉपिक है जो आपको करना चाहिए। एक तो मॉड्यूल से क्वेश्चन पिक करते समय ना थोड़ा डर सा लगता है। एरर इतने होते हैं ना इनके। देखो ये क्वेश्चन देखना जरा, पढ़ना मेरे साथ। क्या लिखा हुआ है? प्लांट की कैपेसिटी कितनी है? 4 लाख यूनिट्स। प्रेजेंट यूटिलाइजेशन कितना है? 40%। तो इसका मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रेजेंटली। कई बच्चे ना मेरे को ऐसे व्हाट्सएप करके लिखते हैं, सर सब कुछ आता है फिर भी क्वेश्चन नहीं बनता हमसे। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजी लगेगा। एक बार देखना जरा, एसपी दिया हुआ है, मटेरियल भी वेरिएबल होता है और ये भी वेरिएबल होता है। अब कई बच्चे यहाँ पे पता है क्या गलती करते हैं? सिर्फ इसको ले लेते हैं वेरिएबल। याद रखना, मटेरियल, लेबर, ये सब भी वेरिएबल होता है। तो ये भी वेरिएबल है और ये तो वेरिएबल है ही है। समझ आ रही है लल्लुओ? कहीं पता चले खाली इस वेरिएबल को ले लो, मटेरियल छोड़ दो। तो यहां से कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा कितना? 15 रुपए। एफसी है 27 लाख। ये मैंने पहले इनकम स्टेटमेंट बना दी। इन ऑर्डर टू इंप्रूव द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्रपोजल कंसीडर किया गया कि हम रिड्यूस करेंगे सेलिंग प्राइस को 10% से। तो ठीक है जी, 10% से घटाएंगे तो 45 हो जाएगा। ये प्रपोजल 1 है बेटा। ठीक है ना? हम सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करेंगे कितने से? 10% से। फिर वो कहता है स्पेंड 3 लाख ऑन सेल प्रमोशन। अगर ऐसा हुआ तो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि सेल प्रमोशन पे जब आप खर्चा करोगे तो पहले 27 लाख आपकी फिक्स कॉस्ट थी, अब आपकी 30 लाख हो जाएगी। हाउ मेनी यूनिट्स हमें बनाकर बेचनी चाहिए टू अर्न 5 लाख रुपए? तो ये डिजायर्ड प्रॉफिट का क्वेश्चन हो गया। और पूछा गया हाउ मेनी यूनिट्स। तो मैंने क्या कहा था, जब भी यूनिट्स का क्वेश्चन आए, जब भी यूनिट्स का क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स टू अर्न डीपी का फॉर्मूला क्या होगा? एफसी प्लस डीपी अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। एफसी कितना हो गया? 30 लाख। प्रॉफिट कितना चाहिए? 5 लाख। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 10। आई एम होपिंग फॉर सबको समझ में आ रहा है। 35 लाख डिवाइड बाय 10, क्या 3.5 लाख यूनिट बनाकर बेचनी पड़ेंगे? लो जी, 3.5 लाख यूनिट आपको बनाकर बेचनी पड़ेंगी
अगर आप चाहते हो क्या प्रॉफिट कमाना 5 लाख रुपए का, तो आई एम होपिंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कैसे किए जाते हैं। क्या लॉक कर दें इसको? जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट से बोलो यार, बोल दो। अच्छा, इसी में ना कई बार ऐसा भी हो जाता है, सुन लो ध्यान से। एक कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, की फैक्टर। क्या कॉन्सेप्ट होता है? की फैक्टर। की फैक्टर कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर कोई चीज शॉर्ट सप्लाई में है, अगर कोई चीज शॉर्ट सप्लाई में है, तो हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा वाला प्रोडक्ट बेटर है? मैं एग्जांपल देता हूं। देखो, मान लो रेवेन्यू मेरे पास 2 बैचेस हैं, बैच 1 बैच 2। एक बैच से रेवेन्यू आएगा 10 लाख, एक से आएगा 15 लाख, और मेरी वेरिएबल कॉस्ट यहां पे है 6 लाख और यहां पे है 8 लाख। तो यहां मेरे को कंट्रीब्यूशन कितना बच रहा है? 4, और यहां पे मेरे को कंट्रीब्यूशन बच रहा है 7। अगर मैं आपको ये बोलूं कि बताओ दोनों बैच में बेटर कौन है, तो आप सीधा ही बोलोगे बैच 2 बेटर है, क्योंकि यहां पे ज्यादा बच रहा है, यही बोलोगे ना। लेकिन दोस्तों, अगर मैं कहूं कि मेरे पास टाइम की कमी है, टाइम कंस्ट्रेंट है, टाइम इज द की फैक्टर, तो याद रखना, अगर आपके पास टाइम की कमी है, टाइम कंस्ट्रेंट है, या टाइम इज अंडर शॉर्ट सप्लाई, तो आपने क्या करना है? दोनों में से बेटर कौन सा होगा उसके लिए आपको चेक करना है कि ये 4 लाख कमाने के लिए जो बैच 1 है वो कितने घंटे चलेगा। तो मैंने कहा यार, ये जो बैच 1 है ना, ये 40 घंटे चलेगा, और बैच 2 नो डाउट 7 लाख दे रहा है, लेकिन ये 100 आवर्स चलेगा। तो बेटा जी, जिनके पास टाइम की कमी है वो ये नहीं देखते कॉन्ट्री कितना आ रहा है, वो ये देखते हैं 1 घंटे का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। तो वो कैसे निकलेगा? 4 लाख कमाने के लिए 40 घंटे दोगे, 7 लाख कमाने के लिए 100 घंटे दोगे। सॉल्व करो। जब मैं 4 लाख कमाने के लिए 40 घंटे देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो मुझे 1 घंटे का सीधा सीधा क्या 10,000 रुपए मिलता है। लेकिन यहां पे 7 लाख कमाने के लिए क्या मैंने अपने 100 आवर्स दे दिए, तो क्या मुझे 1 घंटे का 7,000 मिलेगा। तो मेरे टाइम की कीमत कहां ज्यादा है? बैच 1 में। तो क्या बैच 1 भले ही टोटल कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन पर आवर क्या मुझे यहां पे ज्यादा कमाई हो रही है? तो आई गो फॉर दिस। हां, अगर मेरी जिंदगी में टाइम कंस्ट्रेंट ना होता, तो क्या उस केस में क्या मैं बैच 2 जहां पे हाई कंट्रीब्यूशन है वो ले लेता? समझ आ गया? ठीक है सर। तो ऐसे ही ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। ये कह रहा है कि सर 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 सुनो ना, सर 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 सुनो ना। मैंने कहा बोलो ना। कहता है सर, मान लो ये हमारी सेल्स है, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन तीनों को जोड़ दो, कितनी आएगी? 34 रुपए। 100 में से 34 गया, 66 रुपए का मेरे को कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, और यहां मुझे 68 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है। अब ये 11 कैसे आया? अगर कोई बच्चा कर रहा होगा तो उसको लग रहा होगा कि भाई ये क्या करा। तो ये ना सब मिसप्रिंट करा हुआ है इन्होंने। यहां पर ना क्वेश्चन में ना यहां पे लिखना था ₹4 पर केजी। अब इसका मतलब समझते हैं क्या है। एक यूनिट बनाने में अगर मटेरियल का रेट ₹4 पर केजी है, तो 24 रुपए का अगर मटेरियल लग रहा है, तो क्या यहां पर 6 केजी मटेरियल यूज हो रहा है? बच्चा कहता है आपको कैसे पता? सोच के देखो, टोटल मटेरियल यूज हो रहा है 24 रुपए का, रेट है ₹4, तो 6 केजी हो गया, और यहां पर 16 रुपए का मटेरियल यूज हो रहा है, डिवाइड बाय 4, यानी कि 4 केजी यूज हो रहा है। अब आप मुझे सोच के बताना, अगर रॉ मटेरियल शॉर्टेज में हो तो हमें देखना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर केजी कहां ज्यादा आ रहा है। सर, ये वही वाली बात होगी जैसे मान लो हलवाई के पास दूध की सप्लाई कम आई है, तो वो ये देखेगा कि पर लीटर ऑफ दूध जहां पे मुझे कंट्रीब्यूशन ज्यादा मिलेगा, क्या मैं वो प्रोडक्ट पहले बनाऊंगा? यस। तो अब देखो, आपने कंट्रीब्यूशन कमाया 66 रुपए, लेकिन 66 रुपए कमाने के लिए क्या मैंने अपने 6 केजी रॉ मटेरियल दे दिया, तो 1 केजी पे मुझे कितने रुपए बचे? 11।
यहां मैंने कमाया कितना 68 रुपीज, बट 68 रुपीज को कमाने के लिए मैंने 4 किलो दिया, तो यहां पे 17 हो गया। तो मुझे बताओ पर केजी रॉ मटेरियल कंट्रीब्यूशन ज्यादा कहां पे आ रहा है, बी में। तो क्या अगर रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो तो क्या प्रोडक्ट बी बेटर होगा? देखो नीचे यही लिखा होगा, प्रोडक्ट बी रेकमेंडेड अगर रॉ मटेरियल शॉर्टेज में हो। ऐसी अगर मैं कहूं लेबर शॉर्टेज में है तो हम कंट्रीब्यूशन क्या निकालेंगे, पर आर। समझ आ गया? वो कैसे निकलेगा सर, वो भी देख लो। लेबर 2 रुपए पर आर है और 6 रुपए की है, तो इसका मतलब 3 घंटे लेबर यूज हुई। 2 रुपए पर आर 10 रुपए, यानी कि 5 घंटे, यानी कि यहां पर 3 घंटे लेबर यूज होती है और यहां पे 5 घंटे लेबर यूज होती है। तो दोस्तों 66 रुपए कमाने के लिए 3 घंटे दिए तो क्या 22 रुपए आ गया, और 68 रुपए कमाने के लिए 5 घंटे दिए तो 13.5 रुपए, तो 13 रुपए 60 पैसे। तो कहां हमें लेबर का ज्यादा पैसा मिल रहा है, यहां पर। तो क्या प्रोडक्ट ए, यानी कि सर आप ये कह रहे हो कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे, और अगर क्वेश्चन में लिखा हो रॉ मटेरियल की फैक्टर है तो क्या हम वहां पर कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल निकालेंगे, जो ज्यादा होगा वो आंसर होगा। अगर लेबर की फैक्टर है तो कंट्रीब्यूशन पर आर निकालेंगे, और जो ज्यादा होगा क्या वो बेटर होगा। वेरी गुड सर। एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन आई एम होपिंग फॉर समझ में आ गया आपको। इसके अलावा इस चैप्टर की एक बड़ी खास बात है, और वो क्या, ये चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। इसका मतलब ये चैप्टर ये कहता है कि हर कंपनी को डिसीजन लेते समय एफसी को इग्नोर करना चाहिए एंड सिर्फ और सिर्फ वीसी को ध्यान में रखना चाहिए। तो एक एग्जांपल देता हूं, देखते हैं कौन बताएगा। अगर मैं ये कहूं कि एक कंपनी के पास एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है, कंपनी डोमेस्टिकली वो प्रोडक्ट कैसे बेच रही है, ध्यान से देखो। सेलिंग प्राइस है 100 रुपए, उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 60 और कंट्रीब्यूशन है 40। ये डोमेस्टिक मार्केट में है। डोमेस्टिक मार्केट में 60% कैपेसिटी पे वो काम कर रही है, यानी कि 40% कैपेसिटी उसकी आइडल पड़ी है, खाली पड़ी है। क्या मतलब है सर? मान लो आपकी फैक्ट्री में बहुत जगह है लेकिन डोमेस्टिक में डिमांड कम है, तो जिसकी वजह से आप अपनी 60% को ही यूटिलाइज कर पा रहे हो और 40% फैक्ट्री खाली पड़ी है, यानी कि वहां पे काम ही नहीं हो रहा। हर कंपनी चाहती है कि मैं अपना 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करूं। तो इस 40% को यूटिलाइज करने के लिए हमें एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला। क्या मिला हमें? एक एक्सपोर्ट ऑर्डर। और उस एक्सपोर्ट ऑर्डर में यह कहा गया कि भैया हम तभी तुमसे माल लेंगे अगर तुम हमें यही प्रोडक्ट 60 रुपए 65 रुपए में दोगे। सवाल यह है कि डोमेस्टिक मार्केट में हम कितने का बेच रहे हैं, 100 का। एक्सपोर्ट क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव होता है तो वहां पे ऑर्डर तभी मिलेगा जब आप प्राइस को कहां लेकर आओगे, 65। क्वेश्चन ये है क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? 100% करना चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है कि हर वो ऑफर आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए जो आपके वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा आपको देता है। क्यों सर? क्योंकि यहां पर आपको स्टिल क्या कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन मिलेगा, यस और नो? बिल्कुल मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी कंट्रीब्यूशन यहां से मिल रहा है तो डेफिनेटली क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए अभी भी क्या कुछ ना कुछ जनरेट कर रहा है, तो आपको ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इवन दो क्या डोमेस्टिक मार्केट से आप सस्ता बेच रहे हो। सो दैट इज द पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, तो मैं चाहूंगा कि आई एम होपिंग फॉर ये आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने वादा किया था, कंसोलिडेशन और कैश फ्लो स्टेटमेंट इन दोनों का भी मैं आपको 30 मिनट्स के अंदर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। देखो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं वो, फिर भी कोशिश करूंगा 30 मिनट के अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसोलिडेशन के और अगले 30 मिनट के अंदर कैश फ्लो के ना, क्योंकि अब आपका पेपर 8 तारीख को है ना। आई नो कि बहुत सारे बच्चे अब स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर देयर फर्स्ट पेपर, दैट इज JIGL। तो ऐसा हो सकता है कि मैं अभी वीडियोस बना दूं और आप ना देखें, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको अपने कन्वीनियंट पे एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, और जो देख सकते हैं मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सिक्योरिटी लॉस के भी इसी तरह से 30 मिनट्स वाले 2-3 वीडियोस मैं बहुत जल्द आज और कल में अपलोड करूंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।